अब आपको एक छोटा सा डेरिवेशन मुझे बताना है वेंट ऑफ फैक्टर आई का। जो आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए हमने आपको विलेय पदार्थ तो दिया, लेकिन पानी में जाने के बाद ना वो पूरी तरीके से टूट रहा है ना वो पूरी तरीके से जुड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको आई की वैल्यू डायरेक्टली नहीं रखनी है देखकर, आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आई की वैल्यू निकलेगी अल्फा से। ठीक है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि एक तरीके से विघटन की दर। तो आइए देखते हैं कि अगर हमने आपको कोई ऐसा पदार्थ दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने आपको ऐसा, देखिए कि सबसे पहले मैं आपको डिसोसिएशन का केस बता रही हूँ। किसका? डिसोसिएशन का मतलब विघटन का। अगर कोई चीज टूटती है तो क्या होगा? टूटती है तो आप आई, और पूरी तरीके से नहीं टूट रही है तो विघटन के केस में आप आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा अणु दे दिया है जिसमें ए के एन कण जुड़े हुए हैं, और जब वो टूटेंगे तो आप बखूबी जानते हैं सारे कण अलग अलग हो जाएंगे, तो हम उन्हें एन लिख सकते हैं। राइट, एक बार फिर देखिए, ये ए की पावर नीचे की तरफ एन लिखा हुआ, इसका मतलब ए ए ए ए ए बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे टूट जाएगा, सारे ए अलग हो जाएंगे। कितने ए थे आपके पास? एन ए थे, तो आप उसे लिख सकते हैं एन ए। राइट, टाइम 0 पर मान लीजिए मैंने आपको उसका 1 मोल दिया। टाइम कभी 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ 0 टाइम का मतलब ये है कि अभी हमने इसको पानी में डुबोया नहीं है, मैंने आपको 1 मोल दिया है। राइट, यानी अभी पानी में कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। नाउ आपने उसको पानी में डाल दिया, तो यहाँ आप जब पानी में नहीं डाला था तो आपको मालूम है प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, यानी कि उत्पाद तो बना नहीं होगा, तो उत्पाद 0 होगा। और अभिकारक मैंने कितना लिया? 1 मोल। तो जब टाइम टी बीता तो ये जा रहा है पानी में, गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटा, कुछ हिस्सा टूट गया। कितना टूटा? मान लीजिए अल्फा टूट गया। राइट, और जो यहाँ से टूटेगा वही तो उत्पाद बनाएगा। लेकिन आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है इक्विलिब्रियम, माने साम्यावस्था। साम्यावस्था में आपने पढ़ा था कि जितने भी कण टूट के उधर पहुंचते हैं वो मोलों की संख्या से उनका गुणा जरूर होता है, यानी कि यहाँ आप एन से गुणा कर देंगे, यानी एन अल्फा पैदा होंगे। राइट, तो अब आप यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे, वेंट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है कि आपको शुरुआत में कितने दिए गए और यहाँ टूटने और जुड़ने के बाद कितने थे। तो आप देखिए, टूटने के बाद अगर टोटल कण देखे जाए तो ये वाले भी काउंट होंगे और ये वाले भी काउंट होंगे, यानी कि टूटने के बाद आपके कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है। राइट, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में केवल 1 ही दिया था। राइट, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ क्या करोगे? यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? आई इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। आप देखिए यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकते हैं और इस 1 को इधर पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर चला गया, और देखिए आपने अल्फा कॉमन ले लिया था, अंदर क्या बचा? एन माइनस 1। तो इस अल्फा की वैल्यू आप देखिए क्या आ जाएगी? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो विलेय पदार्थ है वो टूट रहा हो, ठीक है, और पूरी तरीके से ना टूट रहा हो, आपसे कहा जाए कि वो केवल 30% टूट रहा है, तो ये आपके विघटन की प्रतिशतता है, विघटन की दर है। अगर वो 30% टूटा तो आप अल्फा की वैल्यू 30% रखेंगे। ठीक है, और कितने कणों में टूट रहा है? सपोज 2 कणों में टूट रहा है तो एन की वैल्यू आप 2 रखेंगे, और देखिए आप जब टैली करेंगे तो आपके आई की वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखिए, ऐसे सभी विलेय पदार्थ जो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से न टूटते हैं तो उनके लिए हम आई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखते, इनडायरेक्ट रखते हैं, और उसे हम अल्फा की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। आप चाहें तो डेरिवेशन मत याद करिए, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए अभी, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब आपका विलेय पदार्थ पानी में जाने के बाद टूट रहा। आइए चलते हैं कि अगर जुड़ रहा होगा, यानी कि ये तो विघटन का केस था, और अगर मान लीजिए जुड़ रहा है तो संगुणन का केस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं संगुणन के टाइम क्या होगा। तो अब आप ये देखिए, इक्वेशन उल्टी कर दूंगी मैं, इस Na को इधर रख लूंगी और A की पावर n, देखिए ये जुड़ गए, पहले अलग अलग थे और अब जुड़ गए। और ये देखिए टाइम 0 1 मोल लिया मैंने, ये 0 लिया है क्योंकि अभी तो उत्पाद बना ही नहीं है। और अब देखिए टी टाइम पर इसमें से सपोज अल्फा खर्च हुआ, लेकिन अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने साम्यावस्था में पढ़ा था कि जो भी खर्च होता है या बनता है, मोल्स वहां मल्टीप्लाई जरूर होते हैं,
तो आगे की तरफ लिखा हुआ शब्द मोल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर आपको इसे एन अल्फा लिखना पड़ेगा, और यहाँ जो है वो आपको अल्फा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई और मोल नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन नहीं है एन को यहाँ मल्टीप्लाई करने का, तो आप याद रखिए इस एन को उधर डिवीजन में भी ले जा सकते हैं, यानी कि भाग में भी। आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, और इधर लिख सकते हैं अल्फा अपॉन एन, राइट। अब आप अपना आई का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आई का फॉर्मूला यही तो था, शुरुआत में लिए गए कणों की संख्या यहाँ रखेंगे आप, 1 ही आएगी, और संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद आप एक ही बर्तन में चूंकि रिएक्शन हो रही है तो ये वाले कण भी काउंट होंगे और ये वाले, तो संगुणन के बाद जो कणों की संख्या दिस प्लस दिस हो जाएगी, तो यानी कि आप यहाँ रखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब देखिए क्या रखा आपने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। इस 1 का यहाँ कोई भी फायदा नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और आपके पास आई इक्वल टू क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एन माइनस 1 बचेगा, इस 1 को इधर माइनस में ले लेंगे, आपके पास आई माइनस 1 बचेगा। अब अगर आप अल्फा निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस आया है कि अगर कोई पदार्थ विलायक में जाकर टूटता है तो आप आई की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता था अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और लेकिन अगर वो जुड़ता है तो एन की जगह 1 अपॉन एन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई कैलकुलेट करना है, अल्फा आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में कि सपोज 40% जुड़ रहा है, तो आप यहाँ 40/100 कर लेंगे, और जुड़ रहा है और जुड़कर द्विअणु बना रहा है, तो अगर द्विअणु बनाता है तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे, और अगर त्रिअणु बना रहा है 3 जुड़ गए तो आप एन की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप डेरिवेशन को याद रखें, अपने न्यूमेरिकल के लिए आप जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वे सारे विलेय पदार्थ जो पानी में जाने के बाद या किसी विलायक में जाने के बाद, ठीक है, पूरी तरीके से न टूट पाते हैं न पूरी तरीके से जुड़ पाते हैं, ठीक है, आंशिक टूटते हैं या आंशिक जुड़ते हैं, तो उनके लिए आई की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उनके लिए आई की वैल्यू इनडायरेक्टली निकालेंगे। और याद रखिए उसके लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 विघटन के केस में, और संगुणन के केस में होगा आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, चैप्टर आपका खत्म हुआ है। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एंटी फ्रीज बताइए, एंटी फ्रीज का मतलब कि जो पानी को जमने से रोकता है, राइट, तो आपको एक एंटी फ्रीज याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मैं आपको चैप्टर में बताना भूल गई। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को जनरली पोलर रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। पोलर रीजन का मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां पर बहुत बर्फबारी होती है, इवन जो कार या आपकी गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर लगे होते हैं, उन वो जो इंजन को ठंडा करते हैं उनके अंदर जो पानी पड़ा होता है वो तक जम जाता है, तो वहां पर आपको मालूम है कार्बोरेटर में डालने के लिए पानी नहीं मिलता, वहां कार्बोरेटर में डालने के लिए 35% इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन दिया जाता है। जब आप वो कार में डाल देते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल उस पानी को जमने से रोक देता है, तो जब वो पानी नहीं जमेगा तो आपकी कार इजिली स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो यानी कि एक तरीके का क्या है, एंटी फ्रीज है। एंटी फ्रीज का मतलब जो फ्रीजिंग के अगेंस्ट हो, जो पानी को जमने से रोक दे उस ताप पर, राइट। तो आपको एक एंटी फ्रीज का नाम याद रखना है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और वो एंटी फ्रीज मैंने आपको क्या बताया, इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका सूत्र होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH का होल ट्वाइस, राइट। नाम एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। चैप्टर आपका ओवर हो गया। चैप्टर के सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा और चैप्टर के सारे नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।